एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोत्रा और बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। चलिए अब हम समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन सेज द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर। देखिए एफ मैप्स आर टू आर मतलब ये एक रियल फंक्शन हो गया। ठीक है, डिफाइंड बाय। अब किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस, देखिए जैसे हमने देखा था मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते थे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मतलब एक सिंबल था कि दो वर्टिकल लाइंस के बीच में अगर एक्स लिखा है तो इसका मतलब ये मॉड्यूलस फंक्शन है, राइट। वैसे ही अगर दो स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐसे ओपन और क्लोज, इसके बीच में अगर एक्स लिखा है तो ये फंक्शन किसको डिनोट करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, if when x belongs to r assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। अब इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यूज लेगा? ठीक है, जैसे हमने मॉड्यूलस फंक्शन में देखा था, मॉड x क्या वैल्यू लेता था? मॉड x लेता था वैल्यू x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। तो ये क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया कि कैसे डिफाइन होगा मॉड्यूलस ऑफ x। वैसे ही कैसे डिफाइन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? वो क्या होगा? इट विल assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। मतलब हमने जो भी इनपुट दिया x, ये हमारा इनपुट है, इससे लेस देन या इक्वल टू x जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 0.1, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 का ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा निकालना है जो इससे लेस देन या इक्वल टू हो। पहले ये देखो, क्या ये इंटीजर है? 0.1 इंटीजर है? नहीं, 0.1 इंटीजर नहीं है। अगर 0.1 इंटीजर नहीं है तो इससे लेस देन कौन सा इंटीजर आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा हो। ठीक है, तो ध्यान से समझो, अगर मैं नंबर लाइन की बात करती हूँ, यहाँ पे आएगा 0, -1, 1, 0.1 कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा इंटीजर जो 0.1 से छोटा हो वो क्या होगा? 0। ठीक है, मतलब इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर सबसे पहले क्या आ रहा है? 0, फिर आ रहा है -1। अब 0 सबसे बड़ा है, बाकी सब नंबर एक एक करके माइनस होते जाएगा 1। ठीक है, जैसे अपन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे इंटीजर छोटा होते जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, ऐसे समझिए, हमको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, हमें राउंड ऑफ करना है नंबर को डाउन, मतलब नीचे की तरफ, मतलब छोटा। मतलब हमें एक इंटीजर ऐसा चाहिए जो इससे छोटा या इसके बराबर हो। ठीक है, जो नियरेस्ट नंबर होगा, जो नियरेस्ट इंटीजर होगा जो x से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, नियरेस्ट इंटीजर, वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लेगा। ठीक है, अब देखो, मान लो मैंने एक नेगेटिव वैल्यू ली। ठीक है, मैंने लिया -2.4। ध्यान से समझिए, -2.4। सबसे पहले आपको दो क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। पहली चीज आपको ये समझना है, क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर है तो आंसर ये खुद हो जाएगा। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा जो भी इंटीजर है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे जस्ट छोटा क्या आएगा? अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, -2, -3 और यहाँ पे आएगा -1। -2.4 किधर आएगा? इधर आएगा। अब -2.4 से जस्ट छोटा नंबर चाहिए। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -2.4 से जस्ट छोटा, देखो इधर जाओगे तो नंबर बढ़ेगा, इधर जाओगे तो नंबर छोटा होगा। तो -2.4 यहाँ पर है तो उससे जस्ट छोटा नंबर क्या है? -3। बात समझ में आई? अब मान लीजिए मैं वैल्यू लेती -4, तो पहला क्वेश्चन, क्या ये इंटीजर है? हाँ, तो इससे नियरेस्ट ग्रेटेस्ट लेस देन और इक्वल टू नंबर इंटीजर क्या हो जाएगा? -4 खुद हो जाएगा। अगर इंटीजर है अंदर, अगर इनपुट इंटीजर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो आउटपुट वो सेम टू सेम एक्स की वैल्यू दे देगा। ठीक है, सेम जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा अगर वो इंटीजर है तो। अगर इंटीजर नहीं है तो हमें उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर लिखना है। ठीक है, अब देखो, इसका नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको एक और नाम बोला जाता है जिसको फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं? देखो, इसको फ्लोर फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे
जब हम इसका ग्राफ देखेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इसको फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं। अभी ऐसे समझ लीजिए, फ्लोर फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लीजिए मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 बोला तो ये इससे छोटी वैल्यू ले रहा है, ठीक है। देखो दो चीज़ होती है, अगर मैं एक रूम की बात करूँ, फ्लोर और सीलिंग, ठीक है। फ्लोर मतलब जो हमारा पैर के नीचे रहती है, ठीक है, मतलब जो रूम का सबसे बेस होगा, सबसे नीचे वाली जगह होगी वो फ्लोर है। और जो छत होती है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो रूम को ऊपर से कवर करता है, होता है सीलिंग, ठीक है। तो मान लीजिए वहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो नंबर्स क्या वैल्यू लेगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करूँगी तो मुझे लेस देन और इक्वल टू नंबर चाहिए, ठीक है। तो मतलब सारी वैल्यूज क्या ले रहा है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब छोटी वैल्यू ले रहा है, नीचे वाली वैल्यू ले रहा है, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है कि वो सारी फ्लोर की वैल्यूज ले रहा है, ठीक है। चलिए अभी तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब हम इसका ग्राफ देखेंगे इसके बाद तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको क्या करना है, आपको उसको राउंड ऑफ करना है, या फिर ऐसे समझ लीजिए आपको नियरेस्ट इंटीजर देखना है जो उससे छोटा या उसके बराबर हो, बस ये डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर, सबसे बड़ा ऐसा इंटीजर जो हमारे इनपुट से लेस देन और इक्वल टू हो, ठीक है। या फिर इसको दूसरे टर्म्स में ऐसे बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इसका आउटपुट वो आएगा जो हमारा इनपुट है उससे या तो वो खुद आंसर आएगा या उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आंसर आएगा, ठीक है। अगर इंटीजर है इनपुट तो आउटपुट सेम इंटीजर आउटपुट हो जाएगा। अगर इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है या फिर डेसिमल है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, अगर डेसिमल या नॉन इंटीजर या फ्रैक्शन कुछ भी है तो उस नंबर से जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से। एक और तरीका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करने का, ठीक है। अब ऐसे क्यों डिफाइन किया, देखो जब हम लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे तब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बट अभी ऐसे समझिए, ये फ्लोर फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये x की नीचे वाली वैल्यूज देगा, लेस देन और इक्वल टू x वाली वैल्यूज देगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें नीचे की तरफ ऐसा बनता है, ठीक है, मतलब ये नीचे वाली वैल्यूज कवर करेगा। जब हम लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर वाली वैल्यूज देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नीचे वाली वैल्यूज देता है, तो इस तरीके से आप भी डिनोट कर सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं वो क्लियर है। इसके दो नाम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन, ठीक है। चलिए अब फटाफट हम इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। चलिए अब हम इसका ग्राफ समझते हैं फटाफट। इसको हम एक और चीज़ क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, इसको रिप्रेजेंटेशन एक ये तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया, दोनों ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम ये बोल सकते हैं नियरेस्ट इंटीजर, कौन सा नियरेस्ट इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका ग्राफ समझते हैं। तो ग्राफ में हम सबसे पहले देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज निकालते हैं। ग्राफ के लिए हमारे पास सबसे पहले वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट के एक कॉलम बनाते हैं जिसमें मल्टीपल इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स निकालते हैं, फिर वो x, y को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, सबसे पहले हमने y एक्सिस और x एक्सिस बना ली, चारों तरफ एरो होगा, ठीक है। क्यों एरो होगा, क्योंकि नंबर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलती जाती है, ठीक है। ये इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी चलती ही जाएगी। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए मैं 0 से शुरू करती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इनपुट दिया, यहाँ पे मैं इनपुट लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आउटपुट लिखती हूँ, ठीक है। चलिए इनपुट दिया मैंने 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 क्या आएगा, क्या ये इंटीजर है, यस, तो आंसर आएगा 0। अब मैं 0 से थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ, मान लीजिए मैंने लिया 0.1, फिर मैंने लिया 0.2, 0.9, फिर मैंने लिया 1, ठीक है। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1
मतलब 0.1 से लेस देन और इक्वल टू कौन सा इंटीजर आएगा? क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर 0। क्या ये इंटीजर है? नहीं, जस्ट इससे छोटा 0। क्या ये इंटीजर है? नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 0। क्या ये इंटीजर है? यस, तो आंसर ये खुद हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से बड़ा लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 1.2, 1.8, 2, 1.2। अब 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब 1.2 क्या इंटीजर है? नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 1। 1.8 इंटीजर है? नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 1। 2 एक इंटीजर है? यस, तो आउटपुट 2। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 0 से लेके 1 तक, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1, मतलब 1 से जस्ट पहले, 0 से लेके 1 से जस्ट पहले ये पूरी रेंज में मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इधर भी मैं बना देती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 0 से लेके 1 तक ये इनपुट में, सारे इनपुट में आउटपुट क्या आ रहा है? 0 के बराबर। तो मतलब देखो पॉइंट्स देखो, 0 पे आंसर है 0, 0.1 पे भी आंसर है 0, इधर भी आंसर है 0, मतलब ये सारी वैल्यूज आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकती हूँ, देखिए मैं इसको इस तरीके से बोल सकती हूँ, ब्लैक से बनाती हूँ, ये पूरा इंक्लूडिंग 0, ये पूरा जो एरिया है ये किसको डिनोट करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। अब 1 पे क्या वैल्यू आ रही है? 1 पे वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, 1 के जस्ट बाद 1, इसके बाद 1, 1.5 पे 1, 1.2 पे 1, 1.8 पे 1, 1.9 पे 1। ठीक है, मतलब ये सारी वैल्यूज किसके बराबर आ रही है? 1 के बराबर। अब ध्यान से समझिए, 1 पे वैल्यू किसके बराबर है? x की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहां पर x की वैल्यू 1 है वहां पे ये वाली वैल्यू ओपन हो जाएगी। हमने सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा है ओपन और क्लोज का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं इंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, अब 2 पे ये वैल्यू 1 आएगी क्या? नहीं, तो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, 2 पे वैल्यू आएगी 2 के बराबर। ठीक है, 2 से लेके 3 तक समझ लेते हैं। सेम चीज, अगर मैंने 2.1 लिया है तो आउटपुट आएगा 2, 2.5 लिया है तो भी आउटपुट आएगा 2, 2.9999 लिया है तो भी आउटपुट आएगा 2, और 3 लिया है तो आउटपुट आएगा 3। ठीक है, तो 2 से लेके 3 के जस्ट पहले तक आंसर क्या आएगा? 2 से लेके 3 के जस्ट पहले तक आंसर किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। यहाँ पर फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 पे वैल्यू आएगी 3 के बराबर। ठीक है, और ये 4 वाली वैल्यू पे ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 पे वैल्यू आएगी 4 के बराबर। बात समझ में आ रही है किस तरीके से इसका ग्राफ बन रहा है? ठीक है, अब चलिए पॉजिटिव वाला हमने समझ लिया है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब हम नेगेटिव समझते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में समझते हैं, सबसे पहले हम आउटपुट लेते हैं, फिर से हम कॉलम बनाते हैं एक्स और वाई का। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 0 के जस्ट पहले वैल्यू क्या आएगी? मान लीजिए मैंने ली -0.9, ठीक है, -0.5, -0.1, ठीक है, और फिर मैंने वैल्यू ली -1, -1.2, -2। अब इनके सबके आउटपुट्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए, इनपुट है -0.9, क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, कंफ्यूज नहीं होना है, 0 आएगा कि -1, इससे जस्ट छोटा -1 आएगा। ठीक है, तो आउटपुट आ गया -1, इसका भी जस्ट छोटा नंबर -1, जस्ट छोटा इंटीजर -1, ये खुद इंटीजर है तो इसका आउटपुट ये खुद आ जाएगा। -1.2 है तो आउटपुट -2। ठीक है, ये खुद एक इंटीजर है तो आउटपुट -2। ठीक है, इनको भी प्लॉट कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, -0.9 किधर आएगा? -0.9 इधर आएगा। अब इस पे वैल्यू क्या है? -1 के बराबर, तो मैं ये वैल्यू डाल देती हूँ। ठीक है, अब -0.5 किधर आएगा? यहाँ, तो इस पे वैल्यू किसके, चलिए मैं इधर इस तरफ लिख लेती हूँ -1, ताकि इधर मैं प्लॉट कर पाऊँ अच्छे से। ठीक है, तो भी -1 वैल्यू आ रही है। -0.1 पे वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर भी -1 वैल्यू आ रही है। ठीक है,
इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले रही हूँ तो आउटपुट मेरा -1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइन ऐसी बनेगी। अब ध्यान से समझिए, -1 यहाँ तक आ गया, -1 पे क्या वैल्यू आ रही है, -1 पे -1 ही वैल्यू आ रही है, तो ये इंक्लूडेड हो गया, ठीक है। अब 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, 0 का आंसर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर एक्सक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लाइन हमारा ग्राफ है, इंक्लूडिंग -1 एंड एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब मैंने -2 पे वैल्यू क्या आएगी, -2 पे वैल्यू आएगी -2 के बराबर। इसके जस्ट पहले -1.2 पे वैल्यू क्या आ रही है, वो भी -2 के बराबर। मतलब यहां से लेके यहां तक एक्सक्लूडिंग -1 ये और इंक्लूडिंग -2 ये पूरा रेंज हो गया। रेंज क्या, ये पूरा इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ग्राफ को हमने क्यों इसको फ्लोर फंक्शन बोला था, उसको एक और बार समझते हैं। फ्लोर फंक्शन देखिए, समझिए, ध्यान से समझना। यहां से लेके यहां तक कोई भी वैल्यू आ रही हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। अब 1 से लेके 2 तक कोई भी रेंज आ रही है तो आंसर क्या आएगा, 1। ऐसे समझिए, मैं अगर लिखती हूं इफ x इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर आएगा, 0 के, ठीक है। अगर 1 से लेके 2 तक वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इस रेंज में 0 से 1 तक आंसर क्या किसके बराबर आएगा, 0 के। 1 से 2 तक आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के। मतलब इनमें से जो छोटा है वहां तक, तो ये पूरे के पूरे में फ्लोर फंक्शन हो गया, मतलब नीचे वाली वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो 0 से 1 तक आंसर आएगा 0, 1 से 2 तक आंसर आएगा 1, ठीक है। और सारे इंटीजर पॉइंट पे आपको ध्यान से चेक करना है, जो इंटीजर इनपुट में आएगा वही सेम इंटीजर आउटपुट में आएगा, ठीक है। पर आपको जब आप ग्राफ प्लॉट करें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इंक्लूड होगा और कौन सा एक्सक्लूड होगा, ठीक है। जो इंक्लूड होगा उसको आप कलर करेंगे, जो एक्सक्लूड होगा उसको आप ओपन रखेंगे, ठीक है, होलो जैसा रखेंगे, ठीक है। सिर्फ सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर कलर नहीं करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को देख के हम समझ सकते हैं कि इसको फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। अब डोमेन के लिए हम सबसे पहले ग्राफ को ही समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में भी हमने देखा था एफ मैप्स R2R था, तो ये क्लियर है कि डोमेन हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। एक बार ग्राफ से भी समझते हैं, ध्यान से समझिए। -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, हम x की वैल्यूज देखेंगे। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम कोई भी इंटीजर इनपुट में डालें या कोई भी नंबर इनपुट में डालें, हमें उसके करस्पॉन्डिंग लेस देन और इक्वल टू इंटीजर मिलेगा, यस मिलेगा, ठीक है। और इस ग्राफ को देखें तो ये हमेशा चलता जाएगा, ये यहाँ तक चलता जाएगा और इसी तरीके से फ्यूचर में भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जिस तरीके से पहले बना है इस तरीके से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि ध्यान से समझिए x की सारी वैल्यूज आ रही है, कोई भी वैल्यू एक्सक्लूड नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, ये इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1 है, ठीक है। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1.5 है, 1.5 है, 0.5 है, 0.1 है, 0 है, 0 से जस्ट छोटी है, सारी x की वैल्यूज आ रही है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो y एक्सिस पे ध्यान से देखिए क्या वैल्यूज आ रही है। y एक्सिस ये है, y एक्सिस पे ध्यान से देखिए, हाँ इस पॉइंट पे 0 है, इन सब सारे पॉइंट्स पे वैल्यू 0 है, इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू 1 है, इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू 2 है, इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू 3 है, इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू 4 है, इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू -1 है, -2 है, -3। इसका मतलब ध्यान से देखें तो ये सारे इंटीजर्स हैं। क्या कोई इंटीजर एक्सक्लूड हो रहा है, नहीं, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे की सारे इंटीजर्स जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो वो y एक्सिस में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कि रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी, ठीक है। सारे के सारे इंटीजर्स हमारा रेंज का पार्ट हो जाएंगे और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स हमारे डोमेन का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह फ्लोर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल दे तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, एक और चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको लिखा ही नहीं हो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फ्लोर फंक्शन है, सिर्फ ये बना दिया गया हो, तो आपको समझ जाना है कि यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। इसमें हमें नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना है जो लेस देन और इक्वल टू हो हमारे इनपुट से, ठीक है। या फिर फ्लोर फंक्शन को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। फ्लोर बनाइए, देखिए एक रूम है मान लीजिए ये, ठीक है। तो ये रूम है तो नीचे वाला पार्ट फ्लोर होता है और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, सीलिंग। तो जिसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड किया है, देखो ये और ये इंक्लूड किया है, ऊपर कुछ इंक्लूड है नहीं, तो ये फ्लोर फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वो सीलिंग फंक्शन हो जाता, ठीक है। ये वाला केस ये नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला केस ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। डेफिनेशन, ग्राफ, डोमेन, रेंज, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन सेज द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर। सबसे पहली चीज, एफ मैप्स आर टू आर का मतलब ये फंक्शन आर से आर तक डिफाइंड है, मतलब कि रियल फंक्शन हो गया है, ठीक है। डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये सिंपल ध्यान से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मॉड्यूलस फंक्शन देखा था, उसको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में रिप्रेजेंट करते थे। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा था जिसको या तो ऐसे या फिर ऐसे डिनोट करते थे, ठीक है। अब लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसमें क्या वैल्यूज आती है, किस तरीके से डिफाइन होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको डिफाइन करेंगे नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लोवेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता था, नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यहाँ पर होता है नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से समझिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनपुट्स लेके समझती हूँ। मैंने लिया 1, 1.1, 1.5, ठीक है। इधर मैंने लिया 0.9, ठीक है। इधर मैंने लिया 2, इधर मैंने लिया 2.1, ठीक है। इन सब का हम आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.1 सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये इंटीजर है। अगर इंटीजर होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब अगर इंटीजर होगा तो इक्वल टू वाला केस होगा, ठीक है। तो वो खुद ही आंसर हो जाएगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाएगा, वही इंटीजर आउटपुट हो जाएगा। पर मान लीजिए जो इनपुट है वो इंटीजर नहीं है। इनपुट अगर इंटीजर नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा नियरेस्ट इंटीजर जो उससे बड़ा हो, नियरेस्ट इंटीजर जो उससे ग्रेटर हो, ठीक है। चलिए, क्या ये इंटीजर है, नहीं, तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, 1। क्या ये इंटीजर है, हाँ, तो आंसर 1 हो जाएगा। क्या ये इंटीजर है, नहीं, तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर 2। क्या ये इंटीजर है, नहीं, तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर 2। क्या ये इंटीजर है, यस, तो ये खुद आंसर हो जाएगा। क्या ये इंटीजर है, यस, नहीं, ये इंटीजर नहीं है, तो क्या इसका आउटपुट क्या आएगा, इससे जस्ट बड़ा नंबर इंटीजर, वो हो गया 3, ठीक है। तो इसका मतलब कि मुझे पहले ये चेक करना है क्या वो नंबर इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो इक्वल वाला केस हो जाएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो ग्रेटर देन उससे जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं नेगेटिव वैल्यूज लेती हूँ। मैंने लिया -1.1, -0.9, ठीक है, -2.1, -5.964, ठीक है। चलिए, -1.1 क्या इंटीजर है, नहीं, एक इंटीजर वाला केस भी ले लेते हैं, -2, ठीक है। क्या -1.1 इंटीजर है, नहीं, तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -1 आंसर होगा या -2। ध्यान से समझिए, अगर मैं नंबर लाइन में बात करूं
तो -1 यहाँ होगा, -2 इधर होगा और -1.1 यहाँ होगा, ठीक है। इधर जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, और इधर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो -1.1 से छोटा है, पर हमें कौन सा नंबर चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू वो नंबर। तो इससे ग्रेटर कौन सा इंटीजर होगा, -1। बात समझ में आ रही है। तो इससे नियरेस्ट जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, -1, ठीक है, ठीक है। -0.9, अब इसके देखो ध्यान से समझना, जब भी ऐसा कुछ आए तो आपको दो केस तो आपको पता है, या तो वैल्यू 0 होगी या फिर वैल्यू -1 होगी। अब 0 इससे बड़ा है और -1 इससे छोटा है, मुझे बड़ा वाला नंबर देखना है, तो आंसर होगा 0। -2.1 से जस्ट बड़ा -2, ठीक है। 5.964 से जस्ट बड़ा 6। बात समझ में आ रही है। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर, अब -2 तो खुद इंटीजर है तो वो एज इट इज आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक और नाम दिया जाता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक और नाम दिया जाता है सीलिंग फंक्शन। क्या नाम दिया जाता है, सीलिंग फंक्शन। अब ध्यान से समझिए, एक रूम है, उस रूम में दो पार्ट की बात करेंगे, एक सबसे नीचे वाला और एक सबसे ऊपर वाला। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोर, और जो सबसे ऊपर होता है जिससे रूम ढका होता है, ठीक है, ऊपर से जो रूम को प्रोटेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, छत या बोलते हैं सीलिंग, राइट। तो मान लीजिए रूम है, ये पार्ट हो गया इसका फ्लोर और ऊपर वाला पार्ट हो गया इसका सीलिंग। अब ध्यान से समझिए, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते थे तो हम सारे ऐसे नंबर्स, हमारा आउटपुट क्या आता था, लेस देन और इक्वल टू वो नंबर, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू मतलब वैल्यू नीचे की तरफ जाती थी, मतलब कम की तरफ जाती थी, लेस देन और इक्वल टू वाली, ठीक है। अब सीलिंग फंक्शन मतलब वैल्यू ऊपर वाली देखेंगे हम, ऊपर वाली मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू x वाली वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जब हम फ्लोर फंक्शन देखते थे या हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते थे तो उसका ग्राफ ऐसा दिखता था कि यार इस रेंज में वैल्यू नीचे वाले वैल्यू के बराबर आ रही है, ठीक है। जैसे 0 और 1 के बीच में वैल्यूज में देखूं तो किसके बराबर, 0 के बराबर आती थी। अब 0 और 1 के बीच में मैं सारे नंबर्स में अगर मैं लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन देखूं तो आंसर 1 के बराबर आएगा, मतलब बड़ी वैल्यू ले रहा है, ऊपर वाली वैल्यू ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन, ठीक है। तो आपको लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन बोले, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बोले, सीलिंग फंक्शन बोले, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से। अब ध्यान से समझिए, सीलिंग फंक्शन है, ऊपर वाली वैल्यू लेना है, सीलिंग ऊपर वाला पार्ट होता है, इसलिए इसमें ऊपर वाले में ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आती है। जब हम लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन बोलते थे तो इसमें नीचे वाली लाइंस आती थी। ये फ्लोर डिनोट कर रहा है, ये सीलिंग। बात समझ में आ रही है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही है अच्छे से बातें, किस तरीके से हम वैल्यूज इनपुट में रखेंगे और किस तरीके से आउटपुट निकालेंगे। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ एक डेफिनेशन समझनी है। वो डेफिनेशन है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x हमारा आंसर होगा। अगर लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x हमारा आंसर होगा, ठीक है। बस ये डेफिनेशन में ही सारा कंक्लूजन है। डेफिनेशन समझ में आ गई तो सारे आंसर्स आप निकाल लेंगे। इस तरह कई बार बच्चे इस नेगेटिव वैल्यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है ग्रेटर देन और इक्वल टू x, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि वैल्यू -1 होगी या -2 होगी या -3 होगी, ठीक है। जो भी ग्रेटेस्ट होगा नियरेस्ट इंटीजर वो आपका आंसर होगा, और अगर वो इंटीजर ही है, इनपुट में आपको इंटीजर आ रहा है तो आउटपुट वो सेम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस फंक्शन में। हाँ, ग्राफ समझेंगे, डोमेन और रेंज देखेंगे। तो अब हम समझते हैं ग्राफ। चलिए, अब लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने क्या समझ लिया। लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से, ठीक है। इसको सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं और इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन, ठीक है। डिनोट इस तरीके से करेंगे।
अब ये फंक्शन क्या वैल्यू लेता है, ये फंक्शन लेता है नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ, मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ इसको ऊपर की तरफ, तो राउंड द नंबर अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में राउंड द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए पॉइंट है अपना 0, ठीक है। इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब इसके ग्राफ को बनाने के लिए हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट समझने हैं, क्या इनपुट देने पे आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए मैं इधर इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज देखते हैं, ठीक है, एक्स वाई। आप ध्यान से समझिए, अगर मैंने इनपुट दिया मान लीजिए -1.1, फिर मैंने इनपुट दिया 0, फिर मैंने इनपुट दिया 1.2, 1.5, 1.8, 2, ठीक है। एक 1 भी वैल्यू दे देते हैं और एक में 2 दे देता है, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं, -1.1 इंटीजर है, नहीं, इससे नियरेस्ट ग्रेटेस्ट मतलब इससे नियरेस्ट इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, ऐसे बोल सकते हैं। इससे जस्ट बड़ा इंटीजर -1 होगा या -2 होगा, -1। इससे ये क्या इंटीजर है, हाँ, तो खुद ही आंसर हो जाएगा। 1.2 से जस्ट बड़ा इंटीजर 2, 1.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर 2, 1.8 से जस्ट बड़ा इंटीजर 2, 1 खुद ही इंटीजर है तो आंसर 1, 2 खुद ही इंटीजर है तो आंसर 2, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, 0 से लेके 1 तक, चलिए मैं 1 वाला आउटपुट इधर लिख लेती हूँ, आंसर इधर लिख लेती हूँ, 1 वाला आंसर इधर लिख लेती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, 1 से वैल्यू 2 तक जा रही है और सब में आउटपुट क्या आ रहा है, 2। 1 पे आउटपुट है 1, चलिए पहले ये समझते हैं। 1 पे वैल्यू आएगी 1 के बराबर, 2 पे वैल्यू आएगी 2 के बराबर, हर इंटीजर पे वो खुद वैल्यू आ रहा है। 3 पे वैल्यू आएगी 3 के बराबर, 4 पे वैल्यू आएगी 4 के बराबर। बात समझ में आ रही है? 0 पे वैल्यू आएगी 0 के बराबर, -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो ये पॉइंट्स तो प्लॉट हो गए, अब इनके बिटवीन वाले पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, 1 के बाद, 1 के जस्ट बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर 2 है, कहाँ तक, 2 तक। 1 के बाद सारे नंबर पे आंसर क्या है, 2, मतलब ये 2, 1 से लेके 2 तक सब में वैल्यू क्या है, 2 के बराबर। 1 पे वैल्यू 1 आ गई है तो 1 वाले पॉइंट पे ये एक्सक्लूड हो जाएगा, क्लियर है? अब ऐसे समझिए, मान लीजिए अब मैं वैल्यूज लेती हूँ 1 और 0 के बीच में, तो मैंने 0 लिया तो 0 आया, ठीक है। 0.1 लिया, 0.2 लिया, 0.8 लिया, 0.99 लिया, ठीक है। इससे जस्ट बड़ा इंटीजर 1, इससे जस्ट बड़ा 1, इससे जस्ट बड़ा 1, इससे जस्ट बड़ा 1, 1 से जस्ट बढ़ा की जरूरत नहीं है, ये इंटीजर है तो आंसर भी आएगा 1। अब देखिए 0 से लेके 1 तक सब में आंसर क्या आ रहा है, 1 के बराबर। 0 पे वैल्यू 0 है, उसके जस्ट बाद 1 है, तो 0 पे 0 है तो यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा, उसके जस्ट बाद 1। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली पॉजिटिव वाला हमने देख लिया है, इस तरीके से ये हमेशा चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब नेगेटिव में आते हैं, मान लीजिए हमने इनपुट दिया, देखिए -1.1, चलो -0.1 से शुरू करते हैं। -0.1 दिया, -0.5 दिया, -0.9 दिया, ठीक है। अब मैंने दिया -1, फिर मैंने दिया -1.2, -1.2, -1.3, -2, ठीक है। -0.1 से जस्ट बड़ा इंटीजर 0, -0.5 से जस्ट बड़ा 0, 0, -1 तो -1, -1.2 से जस्ट बड़ा -1, -1.3 से जस्ट बड़ा इंटीजर -1, -2। अब ध्यान से समझिए, 0 पे वैल्यू है 0, 0 से लेके 1 तक सब पे वैल्यू क्या है, 0। 0 से लेके -1 तक सारी x की वैल्यूज पे आंसर क्या है, 0।
0 पे 0 है, बाकी सब पे भी 0 है, पर -1 पे वैल्यू किसके बराबर है, -1 के ही बराबर है, तो यहाँ पर ये पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब -1 और -2 के बीच में देखते हैं। -1 और -2 इनके बीच में सारा आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है, -1 के बराबर, ठीक है। -2 को छोड़ के, तो -2 पे तो वैल्यू हम ऑलरेडी मेंशन की है, इन सब पे वैल्यू है -1, इसको एक्सक्लूड कर दिया। सिमिलरली ऐसा, सिमिलरली ऐसा, सिमिलरली ऐसा। बात समझ में आई, ये चलता जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे हम समझते हैं कि मान लीजिए मैंने वैल्यू ली ये, या मैंने वैल्यू ली ये, या मैंने वैल्यू ली ध्यान से समझिए, 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में x की सिर्फ एक वैल्यू है जो कि 1 के बराबर है, ठीक है। इधर वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू, आउटपुट है ना। वन और 2 के बीच में आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 4 और 5 के बीच में आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम क्या समझ सकते हैं, इस रेंज में कौन सी बड़ी वाली वैल्यू आंसर आ रही है, इसलिए भी इसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। क्यों, ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको इसलिए सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं पूछती हूँ -2.9569, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो ये क्या इंटीजर है, नहीं, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर -2। सिंपल है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है, राउंड द नंबर अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसकी जगह, तो राउंड द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब एक और चीज, इसका डोमेन देखते हैं। तो x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, x की सारी वैल्यूज आ रही है, क्या कोई एक्सक्लूड हो रही है, मान लो -4 है, हाँ है, -4 के जस्ट बाद, हाँ ये सब है, जस्ट बड़ी ये सब है, -3 भी है, -3 के जस्ट बाद भी है, -2 भी है, -2 के बाद भी है, 0 भी है, 0 के बाद भी है, सारी वैल्यूज आ रही है, देखो ध्यान से, सारी की सारी आ रही है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हमारा डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब मैं y एक्सिस की बात करती हूँ रेंज के लिए। y एक्सिस में क्या वैल्यूज आ रही है, y एक्सिस में आ रही है, यहाँ से समझते हैं, 0 आ रही है, हाँ, फिर 0 के बाद जस्ट बाद 1 आ रही है, फिर जस्ट बाद -1 आ रही है, -2 आ रही है, -3 आ रही है, -4, इधर 1 2 3 4 सिर्फ इंटीजर्स ही वैल्यू आ रहे हैं, y एक्सिस में सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू आ रही है। तो हमारा रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या कोई ऐसा इंटीजर है जो मिस हो गया है, नहीं, 0 आ रहा है, हाँ, -1 आ रहा है, हाँ, 1 आ रहा है, यस, -2 भी है, 2 भी है, -3 भी है, 3 भी है, -4 भी है, 4 भी है, ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो कोई भी इंटीजर मिस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गया रेंज, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। इस फंक्शन को स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहे हैं, लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन बोले या सीलिंग फंक्शन बोले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर इस तरीके से डिनोट करके कोई क्वेश्चन दे दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब सीलिंग फंक्शन, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू देखना है। अगर नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आता तो ये फ्लोर फंक्शन होता, मतलब लेस देन और इक्वल टू देखना है। बात समझ में आ रही है। चलिए एक और चीज सिर्फ याद करने के पर्पज से बताती हूँ। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें हम वैल्यू देखते हैं लेस देन और इक्वल टू वाली। लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम वैल्यू देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली, ठीक है। दोनों में ही एक चीज हमें समझनी है, इंटीजर अगर इनपुट जाएगा तो वो सेम टू सेम इंटीजर आउटपुट आएगा, ठीक है। पर अगर कोई डेसिमल, नॉन इंटीजर, फ्रैक्शन कुछ भी बोलो, ऐसा कुछ है तो आपको या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में उससे लेस देन वाला इंटीजर आंसर रखना है, और लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उससे जस्ट बड़ा वाला आंसर रखना है, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू देखना है क्या, नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें लेस देन और इक्वल टू देखना है, ये अपोजिट है। बात समझ में। लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू देखना है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लोवेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो
जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे तो ग्रेटेस्ट का नाम देख के बच्चों को लगता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू तो नहीं है, नहीं, इधर कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ याद करने के पर्पज से बता रही हूँ, अपोजिट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लोअर देखना है और लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन में बड़ा वाला देखना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन में समझ में आ गया है क्या डिफरेंसेस है। लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने डेफिनेशन देख ली, रिप्रेजेंटेशन देख लिया, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके क्या क्या नाम है, फिर हमने ग्राफ देख लिया, इसका डोमेन देखा, रेंज देखा। आपने ये पूरी चीज़ें अच्छे से समझ ली है कि ये क्या होता है, उसके बाद आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही हमें समझना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही इतना सा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटे से फंक्शंस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, समझेंगे एक स्पेशल टाइप का फंक्शन जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। यार सबसे पहले तुम ये देखो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका नाम से क्या समझ में आ रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए कर्ली ब्रेसेस में लिखा है एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। जैसे मान लीजिए दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखा है एक्स, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या फिर ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसी तरीके से दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में एक्स लिखा है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, डिनोशन समझ में आ गया। अब डेफिनेशन समझते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को मैं ऐसे बता सकती हूँ, यार कोई भी फंक्शन अगर मैं कोई भी इनपुट अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में डाल रही हूँ, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इनपुट आ गया मेरा एक्स। अब ये एक्स जो इनपुट है इसमें जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो मेरा आउटपुट होगा। क्या चीज़? फ्रैक्शन वाला पार्ट। अब आप कैसे डिफाइन करोगे फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इनपुट 2.1। अब ध्यान से समझो, 2.1 में फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है, मतलब टुकड़े वाला पार्ट क्या है? 2 तो पूरा इंटीजर है, 2 में 0.1, 2 को मैं 2 + 0.1 बोल सकती हूँ, ये इंटीजर है, फ्रैक्शन क्या हो गया? 0.1। बात समझ में आई? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 क्या हो गया? 0.1। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने इनपुट डाला 2.1 तो आउटपुट क्या आएगा? 2.1 का फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट मतलब जो भी उसका डेसिमल पार्ट है। बात समझ में आई? पॉजिटिव नंबर में तो क्लियर है, जो डेसिमल पार्ट होगा वही उसका फ्रैक्शन पार्ट होगा। अब मैंने बोला, मैंने इनपुट लिया 3.964, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? इसमें क्या फ्रैक्शन पार्ट है? 0.964। बात समझ में आ रही है? मान लो मैंने इनपुट लिया नंबर 5। अब 5 में क्या फ्रैक्शन पार्ट है? यार 5 तो पूरा की पूरा इंटीजर है, इसमें कुछ भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई डेसिमल दिख रहा है? नहीं है, ये पूरा की पूरा नंबर है। तो इंटीजर अगर कोई हम इनपुट डालेंगे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में, अगर देखो कोई भी इंटीजर आ गया, अगर कोई इंटीजर आ गया मान लीजिए, तो इंटीजर का तो कोई फ्रैक्शन पार्ट होता ही नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा? अगर फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता तो आउटपुट क्या आएगा? 0। बात समझ में आ रही है? तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5 क्या हो गया? 0। बात समझ में आई? पॉजिटिव नंबर का तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार डेसिमल के बाद जो भी लिखा है, जो भी हमारा डेसिमल के बाद वाली चीज़ है वो हमारा इसको हम फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का आउटपुट बोल देंगे। अगर इंटीजर है तो 0 हो जाएगा। अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया -2 भी लिया, क्योंकि ये इंटीजर है तो आउटपुट 0 आ जाएगा, क्योंकि -2 का भी कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि यार नेगेटिव नंबर्स का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? ठीक है, क्योंकि ऐसे समझिए, मैंने बोला -2.3। चलो पहले पॉजिटिव से समझते हैं। ठीक है, पॉजिटिव से समझते हैं। मान लीजिए मैंने बोला पॉजिटिव में 2.3। अब आप बोलोगे कि इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना है। हाँ निकालना है। फ्रैक्शन पार्ट मतलब इंटीजर में नॉर्मल बच्चा अगर उसको फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पता है, ठीक है, तो वो दो चीज़ में कंफ्यूज हो सकता है। क्या है वो दो चीज़? वो ये है, अगर मेरा नंबर है 2.3, फ्रैक्शन मुझे क्या समझ में आएगा? अगर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं इस पहली बार सुन रही हूँ, तो मुझे लगेगा फ्रैक्शन मतलब होता है कि वो इंटीजर से कितना दूर है, राइट?
वो इंटीजर में कितना एक्स्ट्रा है। मान लो मैंने लिखा 2.3, तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार 2.3 में फ्रैक्शन पार्ट है 0.3, क्योंकि 2 में 0.3 एक्स्ट्रा है। और कोई बोल सकते हैं 0.7, क्योंकि 3 में 0.7 कम है। ठीक है, मतलब इसको दो पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, दो इंटीजर के पर्सपेक्टिव से, एक 2 और एक 3। क्योंकि 2.3 दो इंटीजर के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, तो आप फ्रैक्शन पार्ट 2 के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि 2 में क्या एक्स्ट्रा है, तो 2.3 मतलब 2 में हम क्या प्लस माइनस करें कि एक इंटीजर बन जाए। 2.3 है, 2.3 को बनाने के लिए मेरे को 0.3 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं बोल सकती हूँ 0.3 मेरा फ्रैक्शन है। पर अगर कोई इंसान ऐसा सोचे कि यार 3 है, 3 में मैंने 0.7 एक्स्ट्रा डाल दूं तो ये इंटीजर बन जाएगा, तो मैं 0.7 को भी तो फ्रैक्शन बोल सकती हूँ। ठीक है, ये दो कंफ्यूजन हो सकते हैं कि यार 0.3 होगा इसका फ्रैक्शन पार्ट या 0.7। ऐसे समझिए, अगर हम फ्रैक्शन को किसी तरीके से डिफाइन कर दें तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखो 2.3 है, अब 2.3 को इंटीजर बनाने के लिए मैं दो चीज़ कर सकती हूँ, या तो मैं 0.3 माइनस कर सकती हूँ या 0.7 ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे डिफाइन करना है फ्रैक्शन को कि फ्रैक्शन इसमें 0.3 है कि 0.7। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं डिफाइन करती हूँ फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है कि मैं इस नंबर में क्या माइनस करूँ कि इंटीजर आ जाए, मैं इसमें क्या फ्रैक्शन वाला पार्ट माइनस करूँ कि एक इंटीजर आ जाए। तो ये वाली कंडीशन सही होती है, हाँ ठीक है। अब मान लो मैं नेगेटिव वैल्यू ले रही हूँ, मैंने ली -2.3। ठीक है, अब मैं सेम डेफिनेशन बोलती हूँ फ्रैक्शन पार्ट की। अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, आंसर या तो 0.3 आएगा या 0.7 आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा वो समझते हैं। मैंने फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन किया, मैं कोई भी हमारा जो x है जिसका मेरे को फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, इस x में मैं क्या माइनस करूं कि मेरा इंटीजर आ जाए। ठीक है, -0.3 में मैं क्या माइनस करूं कि मेरा फ्रैक्शन पार्ट आ जाए। अब देखो इसमें कुछ माइनस करना है, अगर मैंने -2.3 में -0.3 किया या -2.3 में -0.7 किया, क्या इंटीजर आ रहा है, ये तो -2.6 हो जाएगा, पर ये -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसमें जो डेसिमल के बाद लिखा होता था ना, वो हमारा फ्रैक्शन होता था, बट इस केस में डेसिमल के बाद वाला अगर मैंने फ्रैक्शन माना तो मेरा इंटीजर नहीं आ रहा है, तो डेसिमल के बाद जो लिखा है वो फ्रैक्शन नहीं है। जो दूसरा वाला है, मतलब डेसिमल के बाद वाला नहीं, उसमें मैं क्या माइनस करूं कि मेरा एक इंटीजर आ जाए, तो वो उससे दूसरा नंबर होगा, वो डेसिमल के बाद वाला नंबर नहीं होगा। बात समझ में आई। इसको ऐसे समझते हैं, मैं बोल रही हूँ कि देखो एक इंटीजर की बात हो रही है, मैं अगर ऐसे बोलूँ कि मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है इसको मैं बोलती हूँ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। यस, अब मान लीजिए मैं कुछ भी इनपुट डालूं तो मेरे को उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल जाएगा। मान लो मेरा कोई भी पॉजिटिव नंबर है 100.26 या 22.956, अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्लियर है कि यार जो भी मेरा डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद क्या है 0.26, तो ये मेरा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन हो गया। इसके बाद है 0.956, तो ये मेरा आउटपुट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो गया। पर अगर नेगेटिव नंबर है तो मुझे उसमें जो भी डेसिमल पार्ट आ रहा है 1 में से उसको माइनस करना है। ठीक है, जैसे 0.3 आ रहा था तो मैंने 1 में से 0.3 माइनस किया तो आंसर आया 0.7, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या आ गया 0.7। कैसे निकाला मैंने फ्रैक्शन पार्ट, ये सोच के कि इसमें मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि एक इंटीजर आ जाए। अगर मैं 0.3 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -2.6 आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव 2.3 लेती तो मैं 0.3 सब्ट्रैक्ट करती तो इंटीजर आ जाता 2, पर नेगेटिव में गलत हो जाएगा। नेगेटिव में मुझे 1 में से मैं जो भी डेसिमल वाला पार्ट है उसको माइनस कर रही हूँ, 0.7 आ रहा है। अब देखती हूँ -2.3 में से मैंने 0.7 माइनस किया तो -3, हाँ इंटीजर आ गया। बात समझ में आई। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अब मान लो मुझे कोई कंफ्यूजन है, अगर मैं कहीं स्टक हो गई और मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन भूल गई, मैं ये भूल गई कि फ्रैक्शन पार्ट में 0.3 वाला आएगा या 0.7 वाला। ठीक है,
कहीं कंफ्यूज हो गई कि मेरे को डेसिमल के बाद वाला लिखना है या 1 में से माइनस करना है डेसिमल के बाद वाली चीज़ को, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन भी याद रखनी है, या तो ऐसे समझ लीजिए या आप उसको प्रैक्टिकली जैसे आपने सॉल्व किया है, जैसे हमने उसको फ्रैक्शन पार्ट को डिफाइन किया है, या तो फ्रैक्शन पार्ट समझ लीजिए। फ्रैक्शन पार्ट क्या है, हम इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये एक इंटीजर आ जाए। क्लियर है, वो मेरा फ्रैक्शन पार्ट है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए अब मैं इसमें सेम एग्जांपल लेके देखती हूँ, -2.3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2.3। अब मतलब 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.3 क्या होगा, 2.3 में से मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3, इसका मतलब लेस, ऐसा इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर जो इससे लेस देन और इक्वल टू हो, जो इससे लेस देन और इक्वल टू मतलब 2। तो आंसर आ गया, अच्छा माइनस है, ठीक है, -2.3 है तो -2.3 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -3, ठीक है। तो -2.3 -3 -2.3 + 3 कितना हो जाएगा, 0.7। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2.3 क्या आ गया, 0.7। अगर मैं बोलती फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.3 तो 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3, 2.3 माइनस 2 तो आंसर आ जाता 0.3। बात समझ में आ गई। पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे कंफ्यूजन हो गया, आप ये फंक्शन इस तरीके से लिख लीजिए, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्या फ्रैक्शन पार्ट नेगेटिव हो सकता है, नहीं यार, फ्रैक्शन कैसे नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। बात समझ में, फ्रैक्शन पार्ट की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है। फ्रैक्शन पार्ट मतलब इस नंबर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि एक इंटीजर आ जाए। बात समझ में आ रही है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा या 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100.29 लिया नेगेटिव में, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा -101, लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा -100, ठीक है। पर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन क्या आएगा इसका, देखो अगर नेगेटिव है तो आपको जो भी डेसिमल के बाद दिख रहा है, डेसिमल के बाद 0.9 दिख रहा है तो 1 में से 0.29 माइनस कर दो, यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या फिर ये यूज कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ये करो एक ही बात है। बात समझ में आई। अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल के बाद जो भी लिखा है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी फ्रैक्शन पार्ट आपको क्लियरली दिख रहा है वो आपका आंसर है। अगर इंटीजर है तो सेम टू सेम इंटीजर है तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट उसमें 0 हो जाएगा, भले नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और अगर आपका फ्रैक्शन पार्ट किसी नेगेटिव नंबर का निकालना है, ठीक है, और वो इंटीजर नहीं है, तो आपको जो भी डेसिमल के बाद दिख रहा है, जैसे 0.964 है, मान लीजिए मेरे को माइनस ऑफ 3.964 निकालना था इसका फ्रैक्शन पार्ट, तो मुझे जो भी डेसिमल के बाद दिख रहा है उसमें से 1 में से उसको माइनस कर देना है, 1 माइनस 0.964 कर देना है, तो ये मेरा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाएगा। क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आ गई। आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है, हो सकता है कहीं कंफ्यूजन, कहीं जेईई मेंस जेईई एडवांस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो हो सकता है आपको किसी वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन दे दे, ठीक है, जहाँ पे आप क्लियरली बोल ही नहीं सकते कि क्या फ्रैक्शन पार्ट है, तो आपको डेफिनेशन समझनी है, ठीक है। बहुत सारी जगह आप फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो डेसिमल के बाद जो भी आपको दिख रहा है फ्रैक्शन पार्ट आपको क्लियरली दिखेगा पॉजिटिव में। नेगेटिव में जो फ्रैक्शन पार्ट दिखेगा वो एक्चुअल में उसका फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा, ठीक है। जो फ्रैक्शन पार्ट दिख रहा है उसमें से 1 में से आपको वो फ्रैक्शन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको आपका फ्रैक्शन पार्ट दिखेगा। क्यों, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट होता है इस नंबर का फ्रैक्शन पार्ट, मतलब इस नंबर में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि एक इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि इसको 0.3 सब्ट्रैक्ट करने पे तो नहीं आ रहा था, 0.7 सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर आ रहा था, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन को समझने में यूजफुल है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है।
तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम y एक्सिस और x एक्सिस बना लेते हैं। चलिए अब मान लीजिए ये हमारा 0,0 वाला पॉइंट है। अब किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें पता है हमें इनपुट्स और आउटपुट वाले पॉइंट्स निकालने हैं, x, y वाले कोऑर्डिनेट्स, और फिर हम उन्हें प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने लिया वैल्यू 0, फिर हमने वैल्यू ली 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, 1, 1.2, 1.6, 1.965, 2। ठीक है, इतना समझते हैं और इतना प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए इनपुट लिया 0, तो आउटपुट क्या आ रहा है यार? कोई इंटीजर है तो उसका आउटपुट, कोई इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है? कुछ भी नहीं है क्योंकि इंटीजर है। चलिए पॉइंट वन का फ्रैक्शन पार्ट क्या है? इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इंटीजर बन जाए 0.1, इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें इंटीजर बन जाए 0.2, फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0.5, इसका 0.9, 1 का फ्रैक्शन पार्ट 0 क्योंकि ये भी इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा 0। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इंटीजर बन जाए? अरे कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही एक इंटीजर है, राइट? तो 0। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें 0.2, 0.6, ठीक है, 0.965, 2 खुद ही इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0। बात समझ में आई? अब इन्हें प्लॉट करते हैं। चलिए मान लीजिए मेरा 0 पॉइंट यहाँ पर है, 1 पॉइंट यहाँ है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5, ये सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। -1, -2, -3 ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, -1, -2, -3 ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ध्यान से समझिए, हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 0,0 पे वैल्यू है 0, चलिए 0.1 पे है 1, मतलब देखो x की वैल्यू 0.1 होगी तो हमारा y पे वैल्यू भी 0.1 है, मतलब 0.1, 0.1। ठीक है, इसको मैं पॉइंट्स में लिखती हूँ 0,0, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.5, 0.5, 0.9, 0.9, 1, 0, 1.2, 0.2, 1.6, 0.6, चलिए बात समझ में आई? ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 0.1, 0.1 यहाँ हो जाएगा, 0.2, 0.2 इधर, 0.5, 0.5 इधर, 0.9 और 0.9 इधर, 1, 0, मतलब 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 0। अब ध्यान से समझिए, 0.3 लेती तो वैल्यू 0.3 के बराबर आ जाती, 0.6 लेती तो वैल्यू 0.6 के बराबर आ जाती, तो मेरी लाइन ऐसी बन रही है। ठीक है, अब कहाँ तक ये लाइन जा रही है? 1 तक देखते हैं, 1 तक देखते हैं। 1 पे वैल्यू क्या आ रही है? 1 पे वैल्यू आ रही है 1,0, मतलब 1 पे वैल्यू किसके बराबर है 0 के, तो यहाँ पर क्लोज हो गया और यहाँ पर ओपन हो गया। बात समझ में आई? 0,0 से लेके यहाँ पे क्लोज है, ये सारी वैल्यूज आ रही है, 1 पे ओपन हो गया, 1 पे ये वाली वैल्यू आ रही है। अब 1 के जस्ट बाद आते हैं 1.2, 1.2 पे मान लीजिए ये 1.2 है यहाँ पर, तो इस पे वैल्यू आ रही 0.2 के बराबर, 1.3 है तो वैल्यू 0.3 के बराबर, 1.4 है तो वैल्यू 0.4 के बराबर, 1.5 है तो वैल्यू 1.5 के बराबर, 1.9 है तो वैल्यू 0.9 के बराबर। बात समझ में आई? तो ये भी स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अब 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 2 पे वैल्यू आ रही है 0, तो 2 पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा ओपन और 2 वाला पॉइंट हो जाएगा क्लोज। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर मैं इनपुट लेती हूँ 2.4 तो आउटपुट क्या आ रहा है 0.4। ठीक है, तो 2.4 पे आउटपुट आ रहा है 0.4, 2.2 पे आउटपुट आएगा 0.2, 2.5 पे आउटपुट आएगा 0.5, 3 पे आउटपुट आएगा 0, तो 3 पे, 4 पे आउटपुट आएगा 0, 5 पे आउटपुट आएगा 0, सारे इंटीजर पे आउटपुट क्या आएगा 0, भले वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या हो 0। बात समझ में आई? अब इनको सबको प्लॉट कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है?
ये स्ट्रेट लाइन जाएगी 0 से 1 तक, ठीक है। हर 1 पे मतलब जहाँ पे हमारा y की वैल्यू 1 होगी, क्या कभी फ्रैक्शन पार्ट 1 हो सकता है? नहीं, फ्रैक्शन पार्ट कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट क्या है, क्या इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये इंटीजर आ जाए, ठीक है। अब क्या सब्ट्रैक्ट करें, अब अगर मैं इंटीजर ही सब्ट्रैक्ट करूंगी और इंटीजर आ जाएगा, इसका मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर भी इंटीजर होगा, तो हर इंटीजर पे वैल्यू 0 आएगी, इतनी बात क्लियर है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या हो नंबर 0। और हर फ्रैक्शन पार्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक, 1 भी एक्सक्लूडेड है, 1 वैल्यू नहीं आ रही है किसी भी फ्रैक्शन पार्ट की, ठीक है। ऑब्वियस बात है, फ्रैक्शन पार्ट 1 हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शन पार्ट ही है कि यार 1 से छोटा ही होगा, 0 और 1 के बीच में ही होता है फ्रैक्शन, क्लियर है। अगर 1 से ज़्यादा है, 1.1 है, तो फ्रैक्शन 1.1 नहीं होगा, क्या होगा, 0.1, क्लियर है। 2.1 है तो फ्रैक्शन पार्ट 2.1 नहीं होगा, फ्रैक्शन पार्ट 0.1 होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट कभी भी 0 और 1 से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। 0 वैल्यू ले सकता है, 1 वैल्यू नहीं ले सकता। चलिए ये क्लियर है। अब हम नेगेटिव वैल्यूज पे थोड़ा समझते हैं, हम नेगेटिव वैल्यूज के आउटपुट इनपुट बनाते हैं, ठीक है। चलिए मैंने लिया -0.1, मैंने लिया -0.2, -0.9, माइनस, चलिए थोड़े ज़्यादा वैल्यूज लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो, -0.4, -0.9, -1, -1.2। चलिए अब -0.1 है, -0.1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, हमने समझा है डेसिमल के बाद जो भी दिख रहा है उसको 1 में से माइनस करना है, मतलब मैं बोल सकती हूँ 1 - 0.1 मतलब 0.9, 1 - 0.2 मतलब 0.8, 1 - 0.3 मतलब 0.7, 1 - 0.4 मतलब 0.6, 1 - 0.9 मतलब 0.1। फ्रैक्शन पार्ट -1 का फ्रैक्शन पार्ट 0 ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसमें 1 - 0.2 0.8, बात समझ में आ रही है। अब इनको प्लॉट करते हैं, 0.1 इनपुट गया तो आउटपुट आया, -0.1 इनपुट गया तो आउटपुट आया 0.9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने पॉइंट्स बना लिए रेफरेंस के लिए। अब मान लीजिए मैंने समझ लिया, मेरे को ये पॉइंट्स मिल गए, अब इन्हें प्लॉट करते हैं। मेरा जब इनपुट है -0.1 तो आउटपुट क्या है 0.9, मतलब -0.1 पे मेरा आउटपुट आएगा 0.9 के बराबर, ठीक है। -0.2 पे मेरा वैल्यू आएगा 0.8 के बराबर, -0.3 पे वैल्यू आएगा 0.7 के बराबर, -0.4 पे वैल्यू आएगा 0.6 के बराबर, ठीक है। -0.9 पे वैल्यू आएगा 0.1 के बराबर। यार ये तो एक स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें एक्सक्लूड करना है क्योंकि ये 0 वाला पॉइंट इधर इंक्लूड है। ये हो गया हमारा एक स्ट्रेट लाइन, बात समझ में आई, ये हमारा ग्राफ बन गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, -1 पे वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, ठीक है, ये वाला इंक्लूडेड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम वैल्यू लेते हैं -1.2, -1.2 मतलब यहाँ पर हमारी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0.8 के बराबर, मतलब यहाँ पर राइट। -1.3 लिया मान लो तो वैल्यू 0.7 के बराबर, -1.4 पे वैल्यू 0.6 के बराबर। यार ये भी इस तरीके से बन रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, पर इस वाले पॉइंट पे क्योंकि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक्सक्लूडेड, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पर एक्सक्लूडेड और यहाँ पर इंक्लूडेड, बात समझ में आई। तो ये ग्राफ बन रहा है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जब हमारे x की वैल्यूज, ये वाला कब तक का है, जब मेरे x की वैल्यूज 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। ये वाला जब 1 से लेके 2 तक है, ये वाला जब इनपुट 2 से लेके 3 तक है, ये वाली लाइन जब इनपुट की वैल्यू -2 से लेके -1 तक है, क्लियर है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ बन गया, जिसमें सारे इंटीजर्स पे वैल्यू 0 आएगी आउटपुट वैल्यू, और सारे 1 पे वैल्यूज है ही नहीं, मतलब y एक्सिस पे 1 वैल्यू नहीं आ रही है। y एक्सिस को ध्यान से समझिए, y एक्सिस पे सिर्फ 0 से लेके 1 तक वैल्यूज आ रही है, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1। चलिए इसके डोमेन की बात करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन का डोमेन क्या होगा, मतलब x की क्या वैल्यूज आ रही है।
यार एक्स की तो सारी ही वैल्यूज आ रही है, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी, इन सारे एक्स के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वाई है, हाँ है, कहाँ तक है, ये सारे एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हमारा एक्स हो गया, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हमारा डोमेन हो गया, एक्स की वैल्यूज हो जाएगी। अब मैं अगर रेंज की बात करूँ, रेंज मतलब मुझे वाई एक्सिस पे फोकस करना है कि वाई एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज आ रही है। वाई एक्सिस पे देखते क्या ये वैल्यूज है, नहीं यार ये इनकी तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, हाँ जीरो है, हाँ ये भी है, ये भी सारी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज आ रही है, बस वन भी नहीं आ रहा है, यही सारी वैल्यूज, इसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं आ रही है, राइट। ठीक है, तो हमारा रेंज हो गया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1। तो इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, ये हो गया हमारा रेंज। ठीक है, तो डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और रेंज हो गया 0 से लेके 1 तक इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया है। ग्राफ के बाद आपको डोमेन और रेंज समझ में आ गई है। किस तरीके से पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे वो क्लियरली आपको दिख जाएगा, किस तरीके से नेगेटिव पार्ट निकालेंगे, नेगेटिव वैल्यूज का फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे। आपको 1 में से उसके डेसिमल वाले पार्ट को माइनस करना है। क्यों करना है हमें रीजन पता है, हम समझ चुके हैं, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या इंटीजर हो, कुछ भी हो, हमें निकालना है फ्रैक्शन पार्ट। फंक्शन में आउटपुट क्या आएगा, उस नंबर में क्या फ्रैक्शन पार्ट है। फ्रैक्शन पार्ट मतलब उस नंबर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि एक इंटीजर आ जाए। ठीक है, सबसे छोटा नंबर हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हम समझ चुके हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हमने इस कंक्लूजन पे आए हैं। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कई बार आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन को इस तरीके से भी रिप्लेस भी करना पड़ सकता है बहुत सारे फंक्शंस में। ठीक है, या इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि यार इसमें वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कर दीजिएगा, तो भी आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन आ जाएगा। मतलब आपको किसी भी फंक्शन का या किसी भी नंबर का, फंक्शन छोड़िए, किसी भी नंबर का अगर आपको फ्रैक्शन पार्ट चाहिए कि उसमें क्या फ्रैक्शन है, तो आपको उस नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब उस नंबर में से उससे जो छोटा इंटीजर है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता चल जाएगा, इसको देखो, अगर मान लीजिए मैं इसको उधर लेके जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मतलब एक सबसे मतलब एक इंटीजर उसमें क्या ऐड करें कि ये नंबर बन जाए। बात समझ में आ रही है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं तो इस नंबर में मैं क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि एक इंटीजर बन जाए। ये नंबर है, इसमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि ये एक इंटीजर बन जाए। तो ये हमेशा इंटीजर आएगा, ये हमेशा 0 से लेके 1 तक की वैल्यूज लेगा, 1 इंक्लूडेड नहीं है और 0 इंक्लूडेड है, और ये हमारा वैल्यू है x। आई होप आपको फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, इनका सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये क्या डिफाइन करते हैं, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनको किन नामों से और जाना जाता है। ठीक है, और इनको किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं, इनका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी कहीं अटक जाओ तो आपको इतना पता है, आपको इस तरीके से ग्राफ बना लेना है कुछ पॉइंट्स लेकर, तो आपको क्लियर रहेगा। आई होप आपको पीस वाइज फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। पीस वाइज फंक्शन में हमने मॉड्यूलस फंक्शन देख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लिया जिसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लिया जिसको हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, फिर हमने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन देख लिया। ठीक है, ये सारे पीस वाइज फंक्शन के ही एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से सारी क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।